हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे। और ये इसका चैप्टर नंबर 1 है, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। अगर आप देखेंगे ये एक तरीके से पूरे इकोनॉमिक सर्वे का ओवरव्यू है, जिसके अंतर्गत हम कुछ इस टाइप के डाटा देखेंगे, जैसे कि ग्रोथ रेट क्या है, या फिर जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं लाइक उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इन सब क्षेत्र में जो साल दर साल है ग्रोथ रेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके अलावा जैसे कि मनरेगा हो गया या फिर धान खरीदी हो गया, उससे रिलेटेड कुछ डाटाज यहाँ पे हम देखेंगे। तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम वो सब कवर करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक तरीके से इंडेक्स पेज आप बोल सकते हैं कि इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत हम किस तरीके से चैप्टर्स को कवर करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर देखिए आर्थिक स्थिति, यानी कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम इसके अंतर्गत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है जनसंख्या। जनसंख्या के अंतर्गत जैसे कि जो जनसंख्या वृद्धि दर हो गया, उसके अलावा न्यूनतम अधिकतम कि किस जिले में जनसंख्या ज़्यादा है, किस जिले में जनसंख्या कम है, सेक्स रेशो हो गया, लिटरेसी हो गया। तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं, और अभी नए डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद राज्य आय, यानी कि इसमें और डिटेल में कवर करेंगे जो भी ये तीनों क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, उनके बारे में हम इसमें डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर अगर आप देखेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो इसमें हम राशन कार्ड से रिलेटेड कितनी उचित मूल्य दुकानें हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सार्वजनिक वित्त, तो इसमें हम ये सब चीज़ें देखेंगे कि जो पूरा टैक्स कलेक्शन है कि कितना कर जो है राजस्व है, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो इसी तरीके से एक एक टॉपिक्स हम लेक्चर बाय लेक्चर एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो जो है, आज का टॉपिक जो है उसको शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने से पहले कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे, तो पहले ये देख लीजिए कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली होता क्या है। तो उसमें अगर आप ये देखेंगे तो ये एक तरीके से पूरा जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन से काम किए गए, कहाँ कहाँ पर कितना एक्सपेंस किया गया, कितना खर्च किया गया, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल कितने राशन कार्ड बांटे गए, कितना ठीक है गौठान में क्या काम हुआ, गोधन न्याय योजना, या फिर जितनी योजनाएं चल रही हैं, हाफ बिजली बिल कितनी राशि इसमें ठीक है माफ़ की गई, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हम इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत पढ़ते हैं। बजट की जस्ट पहले इकोनॉमिक सर्वे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप भी ठीक है अपना बजट बनाते हैं कि ऐसा ऐसा खर्च करना है, फिर उसके बाद आप देखते हैं ना कि मंथली आपने कितना एक्सपेंसेस कितना खर्च किया। तो उसी तरीके से ये पूरे देश का एक तरीके से लेखा जोखा है कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में क्या किस तरीके का काम जो है वो किसी देश में या फिर स्टेट में काम किया गया है। तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, एक तरीके से ब्रीफ अकाउंट होता है इकोनॉमी ऑफ कंट्री या फिर स्टेट का, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसको प्रेजेंट कौन करता है, जैसे स्टेट में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। उसके अलावा जैसे अगर आप इंडिया लेवल पे देखेंगे तो जो वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण जी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ये जो रिपोर्ट है उससे क्या पता चलता है कि पिछले साल किस तरीके का जो है काम हुआ है, और इसको देख करके एक एनालिसिस किया जा सकता है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं और उसके लिए कुछ जो समाधान है वो निकाला जा सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे से और एक चीज़ हेल्प मिलती है कि जहाँ जहाँ पे मान लीजिए जितनी भी राशि आवंटित की गई है तो उसको जो नया बजट आ रहा है उसमें चेंजेस किया जा सकता है कि हाँ इस फील्ड में और ज़्यादा अमाउंट जो है वो देना चाहिए। तो इस तरीके का इसमें होता है। और जो अगर आप देखेंगे इस इकोनॉमिक सर्वे से एक और फ़ायदा होता है कि हर एक तरीके का जो एनालिसिस है वो किया जा सकता है कि जैसे प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, मनी फ्लो, हर एक का पूरा अच्छा सा एनालिसिस मिल जाता है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो है वो किसी भी कंट्री या स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है उसके डेवलपमेंट में। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डाटास को पढ़ने के पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो आपकी क्लियर होनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों को जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको नहीं पता होगा व्हाट इज़ जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी कंट्री है, उसकी बाउंड्री के अंतर्गत एक जो फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है प्रोडक्शन हुआ है उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू मतलब कि वो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा, फाइनल जो सर्विस होगा, उसमें उस अमाउंट को बस लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एकदम इजी लैंग्वेज में समझे, जैसे फॉर एग्जांपल आप खाने से सबको जल्दी समझ में आता है, कोई पिज़्ज़ा खा रहे हैं ठीक है, तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। वो जो टोटल फाइनल पिज़्ज़ा की वैल्यू होगी उसको हम लेंगे,
ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी बन रही है तो गाड़ी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो फाइनल जो गाड़ी की वैल्यू होगी, गाड़ी का जो मार्केट प्राइस होगा उसको लेंगे। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश की बाउंड्री के अंतर्गत एक साल के अंतर्गत जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, उनका जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू निकाला जाता है उसको हम कहते हैं जीडीपी। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इससे क्या है कि एक तरीके से एक पैमाना मिल जाता है, एक मेजरमेंट मिल जाता है कि किसी भी कंट्री का ग्रोथ कैसा है, किसी भी कंट्री का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो हम जीडीपी के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, जीडीपी देख करके पता चल जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही है, जहाँ जो लोग ज़्यादा खरीद रहे होंगे वहाँ पे प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही होगी, तो वहाँ का जीडीपी ज़्यादा आएगा। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, व्हाट इज़ जीडीपी। जैसा कि अभी हम लोगों ने जीडीपी देखा, उसी तरीके से हर एक स्टेट का भी होता है जीएसडीपी। इसमें क्या होता है, स्टेट, अगर हम स्टेट का देखेंगे कि एक स्टेट की बाउंड्री के अंतर्गत जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उन सब की मॉनेटरी वैल्यू जो है वो जीएसडीपी कहलाती है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि जीडीपी, और अगर हम स्टेट का देख रहे हैं तो यहाँ पर जीएसडीपी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर परचेसिंग पावर पैरिटी। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। परचेजिंग का मतलब क्या होता है, खरीदने की क्षमता। पैरिटी का मतलब क्या होता है, समानता। तो इसको आप अच्छे से समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यही सैलरी अगर आप मुंबई या दिल्ली में रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे तो रेंट ही इतना महंगा होता है, उसमें नहीं काम चल पाएगा। तो परचेसिंग पावर पैरिटी से हम क्या देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। जैसे यहाँ पर आप अगर जितनी भी सैलरी आप ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपकी 10 लाख पर एनम है, तो यहाँ पे आप अच्छा खासा लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर पा रहे हैं। क्या यही सैलरी अगर आपकी अमेरिका में होगी तो भी आप इतना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से ये जो परचेसिंग पावर पैरिटी है वो हम लोगों को ये बताता है कि सेम अमाउंट में, मतलब सेम अमाउंट का जो गुड्स एंड सर्विसेज है, आप डिफरेंट कंट्री में कितना अमाउंट उस आपको लगेगा। ठीक है, इसको एक तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हर एक देश का जो करेंसी होता है उसको हम कंपेयर करते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे जीडीपी में अगर हम निकालते हैं टोटल एक बहुत बड़ी सी वैल्यू आती है, तो अगर हम नॉर्मल जीडीपी में अगर निकालेंगे तो क्या होगा कि जैसे अभी तो ये ठीक है 82 समथिंग चल रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल सिंप्लिसिटी के लिए आप मान लीजिए कि $1 की जो वैल्यू है 70 रुपये, और अगर मान लीजिए जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो वैल्यू है, ठीक है, टोटल जो अगर हम टोटल कैलकुलेट करें वो 210 रुपये है, तो जो भी डॉलर की वैल्यू चल रही होगी हम उससे डिवाइड करके निकाल लेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर देश की जो वैल्यू है जीडीपी की वो इतनी आ रही है। लेकिन इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम पीपीपी में निकालना चाहें, यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी में अगर जीडीपी निकालना चाहें कि कितना है जीडीपी किसी भी कंट्री का, तो हम देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल ले लिए हैं कि कोई पेन है वो इंडिया में 10 रुपीज़ की आ रही है, लेकिन यही पेन जो है वो, ठीक है, फॉरेन में कितने रुपीज़ की आ रही है, $1 की आ रही है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम जो खरीदने की क्षमता है उसको कंपेयर करते हैं। इससे क्या होता है, डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनका करेंसी का कंपेयर होता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि पीपीपी में कैसे निकालते हैं, इस तरीके से उसमें कंपेयर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले इंडिया के बारे में देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे कि इंडिया का जो अगर रैंकिंग है जीडीपी के बेसिस पे देखेंगे तो ये सबसे बड़ी पांचवी जो सीक्वेंस है उसमें पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके अलावा अगर आप पीपीपी में देखेंगे यानी कि क्रय शक्ति के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर ये 3rd नंबर पे आता है। इसकी रैंकिंग क्या है, 3rd नंबर पे है। उसके अलावा जो ग्रोथ रेट है इंडिया का, ग्रोथ रेट, व्हाट इज़ ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि पिछले साल जो भी काम किया गया वो सब की जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, और इस बार का जो है मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर का और इस फाइनेंशियल ईयर में उसमें कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो वो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिछले साल का जो था मतलब 21-22 का और अभी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको करंट वाला ज़्यादा याद रखना है। तो ये कितना है, 7% है, और पिछला जो है वो 8.7% है। और अगर आप देखेंगे तो यूथ पॉपुलेशन कितनी है टोटल इंडिया में, तो 65% है।
अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट का जो जीएसडीपी है उसका उस टोटल ग्रोथ रेट अभी कैसा चल रहा है कि साल दर साल उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 2012 से हम स्टार्ट करते हैं। 2012 और 11-12 को हम क्या कहते हैं, बेस ईयर। बेस ईयर मतलब एक स्टैंडर्ड ईयर है जिसके को लेकर के बाकी चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये सीक्वेंस वाइज, जिसमें कि आपको क्या याद रखना है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किस ईयर में था और सबसे कम किस ईयर में था, और अभी जो रिसेंट का है यानी कि 22-23 का है वो कितना चल रहा है। तो अभी जो करंट वाला है वो कितना है, वो 8% है, ये आपको याद रखना है। इसमें देख लीजिए कोई भी डेसिमल वगैरह नहीं लगा है, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का ग्रोथ रेट कितना है, 8% इस ईयर का। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम किस ईयर में रहा है, मैक्सिमम रहा है 16-17 में, इसीलिए मैंने इसको ग्रीन किया है कि 16-17 में क्या है कि सबसे ज़्यादा रहा है। तो ये आपको ठीक है याद रखना है कि 16-17। और इसमें जो ग्रोथ रेट था वो कितना था, वो था 12.13। ठीक है 12.13, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 करके, ठीक है। और सबसे जो मिनिमम था वो कोविड के टाइम पे आपको पता था सब पूरा लॉकडाउन हो गया था और पूरा हर चीज़ें बंद थी, इस वजह से इस बार का ग्रोथ रेट, उस साल का ग्रोथ रेट सबसे कम था। तो अगर आप देखेंगे सबसे कम कहाँ है, -1.80। तो याद रखिएगा 1 से कम तो 0 ही हो जाता है, तो -1.80। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम डिफरेंट सेक्टर्स को कवर करने वाले हैं, तो उसके पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो तीनों सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये होता क्या है। एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि ये प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। इसमें क्या होता है कि जैसे जो रॉ मटेरियल्स है जो कि डायरेक्टली हम नेचर से लेकर के आ रहे हैं, जैसे क्रॉप्स हो गया, ठीक है, फिशरीज हो गया, उसके अलावा पशुपालन हो गया, तो ये सब चीज़ क्या है, हम डायरेक्ट नेचर के थ्रू ले रहे हैं। तो ये सब किस में आता है, ये प्राइमरी में आता है, यानी कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चर और इसके अलावा जो पशुपालन एंड फिशरीज सब इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद जो सेकेंडरी है, मतलब ठीक है सेकेंडरी सेक्टर है, इसके अंतर्गत आता है उद्योग या फिर इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर का है, प्राइमरी सेक्टर से जो हमें रॉ मटेरियल्स प्राप्त होते हैं, इसमें उसको ठीक है मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें कि उसको बनाया जाता है, जो प्राइमरी सेक्टर से हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसको चेंज किया जाता है। और जो ये टर्सरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र है, इसमें क्या करते हैं कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करके सेवा दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप छोटा सा एग्जांपल लें कि जैसे मान लीजिए रेलवे ही हो गया। रेलवे में क्या होता है कि रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स बनती है, उसमें क्या यूज़ हो रहा है, आयरन वगैरह यूज़ हो रहा है। उसके अलावा जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है, मान लीजिए प्राइमरी से वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर है, और जो रेलवे है वो सेवा क्या है, थर्ड सेक्टर में दी जा रही है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट एक एक सेक्टर वाइज देखेंगे कि किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है और किसका कितना ग्रोथ रेट है। ये यहाँ पर पाई चार्ट के फॉर्म में मैंने लगाया है कि ये पिछले साल का कंट्रीब्यूशन है और ये इस साल का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, एक होता है स्थिर मूल्य, एक होता है प्रचलित मूल्य। जो कि स्थिर मूल्य वाला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आपको उसके डाटास पर ज़्यादा फोकस करना है, उसको ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, वो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। स्थिर मूल्य क्या होता है, यानी कि जो बेस ईयर लिया जा रहा है 2000, ठीक है, 12 आसपास ये जो लिया जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि उस समय जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस थी उसको लेकर के चलते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। लेकिन जो प्रीवेलिंग है तो उसमें क्या है, करंट सिचुएशन का लेते हैं। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। और अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर का 17.23 था, 49 था, 32 था। इन सब में चेंजेस क्या हुआ है, एग्रीकल्चर में डिक्रीमेंट आया है, डिक्रीज़ हुआ है। उसके अलावा इसमें भी डिक्रीज़ हुआ है और सर्विस सेक्टर में इंक्रीमेंट हुआ है। सो यहाँ से आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस में इंक्रीज़ हुआ है, किस में डिक्रीज़ हुआ है स्पेशली। और इसमें क्या होता है कि मैच द फॉलोइंग में भी दे दिया जाता है कि अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में भी आया था कि इसमें मैच द फॉलोइंग, जैसे मान लीजिए आपको ये तीनों सेक्टर्स दिए रहेंगे और इसमें आपको मैच करना है। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इंडस्ट्री यानी जो सेकेंडरी सेक्टर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन उसका सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि जितने भी स्टील प्लांट हो गए या फिर थर्मल प्लांट हो गए, ठीक है, इंडस्ट्री, वैसे आप याद रख सकते हैं कि लगभग 50% कंट्रीब्यूशन तो सेकेंडरी सेक्टर का है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेवा, ठीक है, सेवा क्षेत्र जो है
उसमें आप 33 दे दीजिए, और जो बाकी बचा कुचा है तो वो किस में आएगा, वो एग्रीकल्चर में आएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे राजस्व में तो वो सबसे कम है। तो इसको आप वैसे याद रखिए कि हाँ, हम जो 100% है उसमें से 50% तो इंडस्ट्री में जाएगा, उसके अलावा फिर नेक्स्ट जो है 33% जो है वो 33 आसपास सेवा क्षेत्र में, और जो लास्टली जो इन दोनों के अलावा बच गया वो इसमें आएगा। ठीक है, अब हम इसमें प्रिवेलिंग प्राइस में देखेंगे। अब यहाँ पे आप प्रिवेलिंग प्राइस में देखिए, यानी कि जो प्रचलित मूल्य है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन पिछले साल 22 था, 42 था और 35 था। इसमें भी आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्रीज़ हुआ है, इंडस्ट्री सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे तो डिक्रीज़ हुआ है, और इसमें जो है देखेंगे थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है। सो ये आपको याद रखना है, लेकिन स्थिर मूल्य वाले को ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि वो ज़्यादातर पूछा जाता है, तो उसको आप याद रखिएगा। इसमें 50% नहीं करना है, इसमें 42%, 42 के बाद 35 और उसके बाद 21। ठीक है, इस तरीके से तीनों को याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, उद्योग क्षेत्र में रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट किस में रहेगा, सेवा क्षेत्र में, एंड लास्टली एग्रीकल्चर सेक्टर। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फुल हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ से ये इस वाली स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आप जितने भी डाटाज देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए जो 2012-13 से लेकर के अभी का जो करंट ईयर है 2022-23, इसका अगर हम टोटल एवरेज करेंगे ग्रोथ रेट का तो कितना आएगा, 5.31। इसको आप एकदम स्टार मार्क कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा अगर हम ईयर वाइज देखा जाए तो इस बार इकोनॉमिक सर्वे में ये 17-18 से देना स्टार्ट किया गया है, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि मैक्सिमम कौन सा है, उसके बाद मिनिमम कौन सा है, और अभी करंट का कौन सा है। ये तीन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम जो होता है उसको ग्रीन से मैंने किया है, इसमें क्या था, गुड हार्वेस्ट के कारण 21.28। ठीक है, तो 21.28। ठीक है, 21 आपको याद रहेगा, 21। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। 16-17 हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ा था, 16-17। ठीक है, अच्छा ईयर है। और इसके बाद अगर नेगेटिव देखेंगे तो जस्ट इसके बाद का ही नेगेटिव लेना है कि 16-17 के बाद नेक्स्ट इसका नेगेटिव आ गया है, यानी सबसे मैक्सिमम किस में, 16-17 में है, और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा 17-18 उसमें सबसे मिनिमम है। और अभी करंट का कितना है, 5.93। तो 5, ठीक है, 5 मेरा फेवरेट नंबर है, आप में से भी किसी का फेवरेट नंबर हो सकता है, 5.93। ठीक है, सबको एक बार ऐसे रीड कर लीजिए, फिर इन सब डाटास को लिख करके एक छोटे से पेज में आपको स्टेपल करना है और हर एक चैप्टर का, और उसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार देखना है, तभी ये डाटा जो है याद होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे इस साल का जो कंट्रीब्यूशन अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है 16.91, धीरे धीरे करके क्या है, कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हो रहा है। शुरू में जब 11-12 था तब कितना था, 18.10। अब धीरे धीरे करके इसमें डिक्रीज होता जा रहा है लगातार। अब आप यहाँ पर उद्योग क्षेत्र का देखिए, इसमें किस तरीके का यहाँ पे साल जैसा चेंजेस आया है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि टोटल इसका जो एवरेज है, यानी कि 2012-13 से लेकर इस ईयर तक का जो एवरेज है वो 6.34 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा कौन सी ईयर में था, सबसे ज़्यादा था 18-19 में। ठीक है, उसमें कितने में था, 16-17। तो ये आप याद रखिएगा 16.29। ठीक है, 16.29, तो याद रखिएगा वहाँ पे क्या था, 21.28। उसके अलावा सबसे ज़्यादा कम किस में था, तो कोविड ईयर। ठीक है, कोविड ईयर में सबसे कम था, तो ये 0.44। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अभी का अगर आप देखेंगे तो 7.83, वहाँ पे क्या था, 5 पॉइंट समथिंग था। तो इस तरीके से आप इंडस्ट्री का भी याद रखिएगा, इसका भी कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो अभी कितना है, 49.88, और उस समय कितना था, 47। तो इसमें तो थोड़ा इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर लास्ट देखिए कि सर्विस सेक्टर में किस तरीके का ट्रेंड है। अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले देखिए वृद्धि दर, अगर आप एवरेज लेंगे 2012-13 से लेकर के अभी का जो ईयर है इसमें 5.37। ठीक है, तो तीनों का आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री वाले में, और उसके बाद लास्ट ये सर्विस सेक्टर में, तीनों का एवरेज। ठीक है, और अगर इसमें आप मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम कब था, 10.82 19-20 में था, और जस्ट इसके बाद ये जो कोविड वाला साल था यानी कि -4.41। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। और अभी का जो है ये 9.21, तो इसको आप याद रखिएगा। करंट ईयर का कितना है, 9.21 सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट है।
और अगर आप इसमें वो देखेंगे कि इसका कंट्रीब्यूशन अभी कितना है तो 33.21 और पहले कितना था, अगर आप पहले देखेंगे 34.63 था और अभी आप देखेंगे तो 33.21 था, 21 अभी चल रहा है। तो ये जो हमने देखा तीनों सेक्टर्स का कि किस में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं ग्रोथ रेट में, और उसके अलावा इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था। तो जो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है कि मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, वो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। एंड इस सबको क्या है कि कंसोलिडेट करके एक वाइट पेपर में A4 साइज़ में आप करके लिख लीजिएगा और उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। हो सकता है तो दीवार पे भी पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सारे चैप्टर्स का बना करके उसको बार बार रिवाइज करते जाइएगा, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे कि जैसे दी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर पूरा टैक्स वाला भी दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन उसको जब हम पब्लिक फाइनेंस वाले चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बताऊँगी। लेकिन यहाँ पर अभी जो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए कि धान आप जानते हैं कि दो तरीके का ठीक है बिकता है यहाँ पे, तो एक होता है नॉर्मल जो कि सामान्य है और दूसरा है ग्रेड ए, और दोनों के प्राइस में लगभग 20 रुपीज़ का अंतर होता है। तो ये 2040 और ये 2060, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। मक्का खरीदी कितनी की गई है 120.9 टन। तो मक्का का उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको इसका अच्छे से याद रखना है कि 21-22 में जो धान खरीदी है वो कितनी की गई है, तो 97.9 टन। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसको आप याद रखिएगा। उसके अलावा जो ये इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2022 तक कितनी उचित मूल्य दुकानें यानी कि जहाँ पर ये पीडीएस का सामान मिलता है, जहाँ से लिया जाता है, तो अगर शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो ये लगभग 11,829 है, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो 13,507। तो ये याद रखिएगा। और इसके अलावा अभी ये आगे हम जब पढ़ेंगे पीडीएस वाला चैप्टर तो उसमें भी ये आने वाला है। और अभी के टाइम पे अगर वर्तमान में देखेंगे कितने राशन कार्ड संचालित हैं तो वो 72.71 लाख, ठीक है। उसके बाद अगर सिंचाई परियोजना के बारे में देखेंगे, अभी सिंचाई क्षमता छत्तीसगढ़ की कितनी है तो 21.47 लाख हेक्टेयर, ठीक है। ये डाटा भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और कितने प्रोजेक्ट्स कर दिए गए हैं कंप्लीट, 8 वृहद, 38 मध्यम और उसके अलावा 2477 लघु। इससे क्या होता है, डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है कि कितनी परियोजनाएं इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो ये आपको याद रखना है 8, 38, 2477। जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं तो वैसे आप याद कर लीजिए। उसके अलावा फिर अगर आप देखेंगे मछली उत्पादन, ठीक है, फिश से रिलेटेड, तो इस इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत कितना किया गया है तो देख लीजिए। ये जो डाटा आपको दिख रहा है 5,91,284 टन, यानी कि पिछले साल से ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 2.47। तो ये परसेंटेज को आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि अगर ये चीज़ काफ़ी पूछी जाती है कि अभी जो कुल जल क्षेत्र है कितना टोटल अवेलेबल है, तो 1.999, ठीक है, 1.99 इतना टोटल अवेलेबल है। और इसको मछली उत्पादन के लिए, मछली पालन के लिए विकसित कर दिया गया है। तो इसका लगभग 98% यानी कि 1.961 लाख हेक्टेयर जो है वो विकसित कर दिया गया है, जिसमें कि मछली पालन किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए लेक्चर के एंड में ये लास्ट पॉइंट है कि अगर अब हम देखेंगे तो खनिज से रिलेटेड, यानी कि खनिज दो तरीके का होता है। मुख्य खनिज यानी कि जिसमें लोहा, लाइमस्टोन, ठीक है, चूना पत्थर, कोयला, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इससे इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कितनी आय हुई है तो 7,320.35 करोड़। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि खनिज से कितना, मुख्य खनिज से कितनी आय हुई है। और उसके अलावा गौड़ खनिज से अगर आप देखेंगे तो 252.85, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो मुख्य खनिज है उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर आप देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ का टोटल पावर यानी कि जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट का हो गया, ठीक है, हाइड्रो पावर का हो गया, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है टोटल जो क्षमता अगर आप देखेंगे कुल क्षमता कितनी है 2984.70। तो उसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, इसको भी अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा जो जल विद्युत है उससे कितना है 138, और थर्मल का कितना है 2840। थर्मल यानी कि जो कोयले से चलता है, ठीक है, जितने भी हैं थर्मल पावर प्लांट। और अगर आप देखेंगे इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कितना बिजली उत्पादन हुआ है तो वो 17,953.18,
ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और उसके अलावा हानि, वितरण हानि यानी कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी जब डिस्ट्रीब्यूट होती है एक जगह से दूसरी जगह सब जब भेजा जाता है तो उसमें जो हानि होती है वो 18.13। उसके बाद यहाँ पे हाफ बिजली बिल एवं मनरेगा का यहाँ पर डाटा देख लीजिए कि हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे जितने भी रेसिडेंशियल घर हैं, ठीक है, रेसिडेंशियल वाले जितने भी घर हैं तो उनकी जो बिजली बिल जो भी होती है उसको हाफ कर दिया जाता है, ये तो सबको पता होगा। सो इसका डाटा दिया हुआ है कि टोटल 49 ठीक है इतने उपभोक्ताओं का ये जो योजना वाला है इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे अलग अलग चैप्टर्स में। बाकी आप अभी हाल फिलहाल के लिए ये चीज़ याद रख सकते हैं कि मनरेगा में 325.57 लाख मानव दिवस और इसमें जो परिवार है वो 13.55 लाख परिवार, और इसमें जो महिलाओं का परसेंटेज है वो कितना है 52%। ठीक है, मनरेगा में क्या होता है कि जो भी कुशल श्रमिक है उनको रोजगार दिया जाता है, इसमें क्या होता है अप्लाई करना पड़ता है और फिर उनको रोजगार दिया जाता है। और हाफ बिजली बिल योजना में अगर आप देखेंगे तो कितने करोड़ का छूट किया गया है, तो यहाँ पे 548.77 करोड़। इसको हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे एक एक चैप्टर वाइज। ये एक तरीके का क्या था ओवरव्यू था जिसमें कि डिफरेंट टाइप के डाटास हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा। सो अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं ये अपलोड कर दूंगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जनसंख्या से रिलेटेड जो सारे टॉपिक्स होंगे उसको पढ़ेंगे और कुछ ट्रिक्स की हेल्प से उसको याद करेंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो बार बार चेंज नहीं होता है, जनगणना के हिसाब से है। और इसको आप अच्छी तरीके से एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।